नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं G2 या ग्रुप ऑफ टू के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हाल ही में ग्लोबल पॉलिटिक्स में फिर से चर्चा का विषय बन गया है। इसमें दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और चीन शामिल हैं और ये तय कर सकता है कि हमारी आने वाली दुनिया का भविष्य कैसा होगा। तो ये सारी बातें शुरू कहाँ से हुई? दरअसल हाल ही में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की तो उन्होंने इस मीटिंग को G2 पार्टनरशिप का नाम दिया। बस इसी एक लाइन ने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, क्योंकि ये दुनिया के पावर बैलेंस में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा हो सकता है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या समझने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। हम देखेंगे कि G20 अचानक सुर्खियों में क्यों आया, G20 का असली मतलब क्या है, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस सिस्टम के सामने क्या चुनौतियां हैं और सबसे ज़रूरी, भारत इस पूरे खेल में अपना रास्ता कैसे बना रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ शुरू हुआ दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुए हालिया एपेक शिखर सम्मेलन से। यहीं पर G2 शब्द ने सुर्खियां बटोरी और पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई। अब देखिए, ये कोई आम मीटिंग नहीं थी। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब अमेरिका और चीन के बीच एक जबरदस्त ट्रेड वॉर चल रहा था। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था, क्योंकि इस तनाव का असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। तो इस हाई प्रोफाइल मीटिंग का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक टेम्पररी अग्रीमेंट, मतलब एक अस्थायी समझौता। अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर कुछ तारिफ कम कर दिए और बदले में चीन ने भी अमेरिका को भेजे जाने वाले रेयर अर्थ मेटल्स पर लगी पाबंदियों में कुछ ढील दे दी। कह सकते हैं कि ये ट्रेड वॉर में एक छोटा सा सीज फायर था, जिससे दुनिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये G2 जिसका इतना जिक्र हो रहा है, आखिर है क्या? ये शब्द आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। G2 का ये आइडिया असल में नया नहीं है। इसे पहली बार 2005 में एक मशहूर इकोनॉमिस्ट सी फ्रेड बर्गस्टेन ने दुनिया के सामने रखा था। उनका कहना था कि अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें हैं और उन्हें साथ मिलकर दुनिया की बड़ी समस्याओं जैसे आर्थिक संकट या क्लाइमेट चेंज को सुलझाना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ सहयोग की नहीं है। G2 शब्द का इस्तेमाल अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये इस बात की औपचारिक मान्यता है कि चीन अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर है जो ताकत में लगभग अमेरिका के बराबर खड़ा है। तो सोचिए, अगर सच में G2 वाला सिस्टम बन गया तो बाकी दुनिया का क्या होगा? इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। दुनिया एक बार फिर दो खेमों में बंट सकती है, एक अमेरिकी खेमा और दूसरा चीनी खेमा, जैसा कभी कोल्ड वॉर के समय हुआ था। सबसे पहला असर तो ये होगा कि दुनिया के हर बड़े फैसले में सिर्फ अमेरिका और चीन की चलेगी। इससे यूरोपियन यूनियन, रूस, जापान और यहाँ तक कि भारत जैसी बड़ी ताकतों की आवाज़ कमज़ोर पड़ सकती है और उन्हें साइडलाइन किया जा सकता है। और सिर्फ बड़ी ताकतें ही नहीं, अमेरिका के जो पुराने सहयोगी देश हैं, खासकर एशिया में, उनकी तो नींद ही उड़ जाएगी। उन्हें डर लगेगा कि कहीं अमेरिका और चीन की दोस्ती में अमेरिका उनकी सुरक्षा की गारंटी से पीछे न हट जाए, खासकर ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर। और जाहिर है, भारत के लिए भी इसके बहुत बड़े मायने हैं। एक तरफ तो ये भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव को और बढ़ा सकता है, दूसरी तरफ ये क्वाड जैसे ग्रुप्स के भविष्य पर भी सवाल खड़ा करता है। क्वाड बना ही था चीन को बैलेंस करने के लिए और G20 का आइडिया तो ठीक उसके उलट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब इतना आसान है? क्या सच में एक G2 बन सकता है? शायद नहीं, और इसकी कई बड़ी वजह हैं जो इस साझेदारी को हकीकत बनने से रोकती हैं। सबसे बड़ी दीवार तो है दोनों देशों की सोच की। एक तरफ अमेरिका है जो लोकतंत्र और नियमों पर आधारित दुनिया की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ चीन है जो अपने देश की संप्रभुता और सरकार द्वारा नियंत्रित विकास मॉडल को सबसे ऊपर रखता है। ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। असल में इन दोनों देशों का रिश्ता दोस्ती वाला कम और मुकाबले वाला ज्यादा है। चाहे वो ताइवान का मुद्दा हो, साउथ चाइना सी का विवाद हो या फिर टेक्नोलॉजी और ट्रेड को लेकर चल रही खींचतान, ये सब बताता है कि दोनों के बीच भरोसा कम और शक ज्यादा है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि चीन खुद ही इस G2 के आइडिया को पसंद नहीं करता। उसने कई बार इसे साफ तौर पर खारिज किया है। चीन कभी भी अमेरिका के जूनियर पार्टनर के तौर पर नहीं दिखना चाहता।
वो यूएन और ब्रिक्स जैसे मंचों को ज्यादा तवज्जो देता है, जहां उसकी आवाज बराबरी की होती है। तो अब आते हैं भारत पर। इस पूरी उठापटक के बीच भारत क्या कर रहा है? इस मुश्किल और जटिल होती दुनिया में उसका रास्ता क्या है? देखिए, भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है और इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखना और किसी एक देश पर निर्भर न रहना। दूसरा, अपने पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना, मतलब यूरोपियन यूनियन और दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत करना। और तीसरा, आसियान जैसे हम ख्याल देशों के साथ सहयोग को और भी गहरा करना। तो सीधी सी बात यह है कि भारत का मकसद एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां सिर्फ 2 देशों की ना चले। भारत का लक्ष्य एक मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करना है, जहां भारत खुद एक अहम शक्ति के तौर पर मौजूद हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि दुनिया का भविष्य कैसा होगा? क्या हम एक बार फिर बाइपोलर यानी 2 ध्रुवीय दुनिया की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम एक मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, जहां कई देश मिलकर इसे चलाएंगे? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।